श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री आशीष पाठक। श्री आशीष पाठक वरिष्ठ अधिकारी हैं, मानव संसाधन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और आज हम आपसे ऊर्जा संचय पर विशेष बातचीत करने जा रहे हैं कि टीएचडीसी किस तरह से ऊर्जा संचय के क्षेत्र में कार्यरत है, लोगों को कैसे जागरूक कर रही है और हम ऊर्जा संचय कर कैसे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं। पाठक साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई, उसका गठन कब हुआ, किन उद्देश्यों को लेकर हुआ? आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा सपना था कि हम एनर्जी के क्षेत्र में, विद्युत या ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस बने, और इसके लिए तरह तरह की परियोजनाओं का गठन और उनके बारे में इन्विजन किया गया था। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो परियोजना है वो उत्तराखंड में टिहरी डैम से शुरू हुई थी और ये 1988 में इस कंपनी का गठन हुआ था, जो कि उस समय यूपी इरिगेशन बोर्ड था, उसका विलय करके एक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के अंदर ऊर्जा मंत्रालय के अंदर इसका गठन किया गया था। उत्तराखंड में मुझे ऐसा लगता है सभी को ही टिहरी डैम के बारे में पता होगा, जो कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया है। उसको बनने में करीब 20 से 30 साल लगे थे और एक पूरे शहर का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और आज देश के विकास में टिहरी डैम 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है और 1000 मेगावाट अभी हमारी जो परियोजना है वहाँ टिहरी में निर्माणाधीन है पीएसपी के रूप में। और आज ना सिर्फ हाइड्रो के क्षेत्र में बल्कि अदर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे कि सोलर, विंड में, जैसे हमारे कुछ प्लांट हैं गुजरात में हैं, कुछ हमारे प्लांट केरला में हैं, और अब हम ताप विद्युत की तरफ भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा भी एक ताप विद्युत पे भी हमारी एक परियोजना निर्माणाधीन है। उत्तराखंड में हमारा एक कोटेश्वर डैम है जो ऑलरेडी ऊर्जा दे रहा है देश को। तो देश के विकास में नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों ही ऊर्जा के क्षेत्र में टीएचडीसी निरंतर अपना सहयोग दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक शहर का विस्थापन हुआ, एक शहर खोया उत्तराखंड ने, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी कुर्बानी इसे हम कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश को जगमग कर रहा है टिहरी। बिल्कुल, मैंने एक कविता भी लिखी थी इसमें कि मैं ठहरा हुआ हूँ बट मेरा देश चल रहा है जी। तो ये टिहरी डैम की जो विरासत है जी, आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का ही इसमें सहयोग है। कुछ लोगों का इसमें ऐसा सहयोग है जो इस देश के विकास में निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज उत्तराखंड पूरे देश को जगमग कर रहा है। आज टिहरी की पहचान ना सिर्फ टिहरी डैम के रूप में बल्कि एक रोजगार के निर्माण के लिए भी, रोजगार के साधनों के रूप में भी, और एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में भी टिहरी डैम और आसपास का जो क्षेत्र है वो डेवलप हो रहा है। आशीष पाठक जी, थोड़ा बताएं टिहरी डैम किस तरह से विशिष्ट है? टिहरी डैम सबसे पहले तो ये दो नदी के संगम में, दो नदियां मानी जाती हैं जैसे भागीरथी और भिलंगना, और एक नदी मानी जाती है सरस्वती भी वहाँ पे, इसलिए उसका नाम था ट्रिहरी। वहाँ पे 3 नदियों का संगम था और एक शहर जो टिहरी के नाम से। ये डैम सबसे ज़्यादा खास इस बात से है कि ये हाईएस्ट इन इंडिया है। इसकी जो टोटल डेप्थ है वो 260 मीटर है लगभग, और ये डैम जो है अर्थ एंड रॉकफिल डैम है, मतलब ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और ये जो डैम डिज़ाइन किया गया है कि यदि 9 रिक्टर स्केल पे भी यदि कोई भूकंप आता है तब भी इसको कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री एनर्जी जनरेट करता है। ना यहाँ पे किसी भी तरीके का एयर पॉल्यूशन है, ना ही किसी तरीके का नॉइज़ पॉल्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही शांति से बिजली का उत्पादन होता है। और ये पूरे उत्तराखंड में और पूरे नॉर्दर्न रीजन पे 11 स्टेट्स को बिजली ये प्रोवाइड कराता है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसका जो निर्माण है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो स्थलाकृति है, वो बहुत ही स्टेबल बनाई गई है। इसमें देश विदेश से टेक्नोलॉजी ली गई थी और 2006 में जब ये डैम कमीशन हुआ था, 2006-7 से निरंतर ये बिजली दे रहा है, अपनी फुल कैपेसिटी पे दे रहा है। पिछले साल हमने 830 मीटर का जो लेवल है इस डैम का वो भी अचीव किया है, जो कि कमेंडेबल है बहुत ज़्यादा। 830 मीटर पे हमने बिजली का उत्पादन किया है पिछले साल। और रेवेन्यू वाइज भी ये भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को और रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को बिजली भी ये प्रदान करता है। पाठक साहब, जब हम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो ऊर्जा निर्माण की बात करते हैं, लेकिन हम संचय की जब बात करेंगे तो ऊर्जा संचय के क्षेत्र में ये किस तरह से लोगों को प्रेरित करता है? हमने बचपन से एक लाइन सुनी होगी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जहाँ तक हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, इसको हम किसी भी माध्यम से सेव नहीं कर सकते। अभी तक जो हमारी टेक्नोलॉजी हम सेव नहीं कर सकते। एक बार बिजली बनी और वो हमें कहीं ना कहीं पे वो करनी पड़ती है, तो वो ग्रिड के थ्रू होता है। ये जो ग्रिड के थ्रू होता है, ग्रिड का मैकेनिज्म होता है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है और वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस तरीके से हम ऊर्जा का जो मिसयूज़ है उसको हम किस तरीके से कम करें, क्योंकि 1 मिलियन यूनिट बनाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितनी मशीन रन होती है, कितने रिसोर्सेस लगते हैं। और हम जब साल भर पूरा पानी भरते हैं डैम में,
उसी से हम पूरी साल भर की बिजली बनाते हैं। तो यदि एक सिंगल यूनिट भी मिसयूज़ हो रही है तो हमारे कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर मिसिंग आउट। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ऊर्जा संचय के विषय पे काम करें। हमारा देश बहुत विशाल है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत विशाल है, और यदि हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो हम अंडर रिसोर्स वर्क करते हैं। व्हेन कंपेयर टू पॉपुलेशन टू रिसोर्स रेशियो यदि हम लेंगे तो हमारा देश ऑलरेडी रिसोर्स डिप्राइव्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उन्हीं का बेहतर इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम डिजिटलाइजेशन की बात करें या हम किसी भी तरीके की बात करें डेवलपमेंट से, विदाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का संचय किया जाना आजकल की डिमांड है। जैसे कि हम आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत की बात करते हैं, तो ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को करने से ही हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ऊर्जा संचय छोटे छोटे हम यदि एफर्ट्स डालेंगे तो इसको हम डेफिनेटली हम सब कलेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। तो भविष्य की कोई योजनाएं आपकी कि आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से लोगों को अवेयर करें। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, और हर साल ये कराई भी जाती है। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत BE आता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। वो हर साल स्कूल के बच्चों से, ये मानना है भारत सरकार का भी और THDC इंडिया लिमिटेड का भी, कि हम ग्रास रूट लेवल पे हम बच्चों से इस तरह की शिक्षा, इस तरह का अवेयरनेस फैलाएं। तो इसके लिए हर साल भारत सरकार के अंतर्गत एक पेंटिंग कंपटीशन कराई जाती है, चित्रकला प्रतियोगिता कराई जाती है, और ये हर स्टेट में कराई जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा सभी श्रोतागणों को। और इस चित्रकला में मैं चाहूँगा कि जितने भी श्रोतागण हमारे सुन रहे हैं और जो बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो स्कूल्स के टीचर हैं, वो ये बात सब तक फैलाने में हमारी मदद भी करें। ये जो चित्रकला प्रतियोगिता है ये हर साल कराई जाती है, और इस साल उत्तराखंड में कराने की इसकी जिम्मेदारी THDC इंडिया लिमिटेड की है। हर साल THDC इंडिया लिमिटेड एज अ नोडल एजेंसी से कराती है। इस पे 2 ग्रुप बनाए जाते हैं इस चित्रकला प्रतियोगिता को कराए जाने के लिए। पहला ग्रुप है कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं के बच्चों का, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप A, और ग्रुप B है कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों को। इसमें किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके 3 स्तर बनाए गए हैं। वो 3 स्तर ये हैं कि पहला लेवल जो पेंटिंग कंपटीशन का होता है चित्रकला प्रतियोगिता का, वो होता है स्कूल लेवल पे, विद्यालय लेवल पे। दूसरा होता है स्टेट लेवल पे, और तीसरा होता है नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो होता है उसमें हम सभी स्कूल से गुजारिश करते हैं कि वो अपने अपने स्कूल में अपने अपने बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता करवाएं। उसके लिए विषय भी दिया जाता है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। वो अपने अपने स्कूल में बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता कराते हैं और खुद ही इवेल्युएट करके टॉप 2 बच्चों की पेंटिंग वो हमें पोर्टल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या हार्ड कॉपी के माध्यम से THDC इंडिया लिमिटेड ऋषि को इसको भिजवाते हैं। वो जो हमें पेंटिंग आती है दोनों ही ग्रुप में, जो टॉप 2 बच्चों की आती है, उसको हम इवेल्युएट करते हैं, और हर ग्रुप से हम टॉप 50 बच्चों को सेलेक्ट करके उनको आमंत्रित करते हैं ऋषिकेश में, हमारी ऑफिस में, THDC इंडिया लिमिटेड में। और हम वहाँ पे 14 नवंबर को, ये डेट कई बार किसी कारणों से आगे पीछे भी हो सकती है, बट मोस्टली 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन हम ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन अपने यहाँ पे करवाते हैं। उन बच्चों में से फिर हम टॉप 13 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। उन टॉप 13 बच्चों में फर्स्ट प्राइज जो है वो 50,000 रुपये होता है, हर ग्रुप में 13, सेकेंड प्राइज 30,000 रुपीज़, थर्ड प्राइज 20,000 होता है, और 10 कंसोलेशन प्राइज होते हैं 75,500 रुपये के। तो ये हम 13 बच्चों को दोनों ही ग्रुप में पेंटिंग कॉम्पिटिशन के विजेता के रूप में चयनित करते हैं और उनको अवार्ड देते हैं। इसके बाद जो बच्चे ये टॉप 13 में आते हैं, इसमें से हम टॉप 3 को भेजते हैं राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, जो कि विज्ञान भवन में हर वर्ष कराई जाती है दिल्ली में। तो वहाँ पे 14 दिसंबर को ये प्रतियोगिता होती है, उसमें हम भेजते हैं। ऐसे ही हर स्टेट से टॉप 3 बच्चे आते हैं और उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेना होता है, और उसमें से फिर टॉप 13 दोनों ही ग्रुप में अगेन उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो प्रतियोगिता आप कराने जा रहे हैं उसमें विषय क्या है आशीष जी? इसमें मंत्रालय के द्वारा दोनों ही ग्रुप के लिए अलग अलग विषय चयनित किए गए हैं। जो ग्रुप A है कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं के लिए, वो है, उसमें पहला टॉपिक है देशभक्ति का दिया जलाएं, देश के लिए बिजली बचाएं। दूसरा टॉपिक है चलो सपनों का संसार बनाएं, बिजली बचाने का नियम बनाएं। जो ग्रुप B है कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए, उसमें जो पहला टॉपिक है आओ अपना भविष्य लिखें, इलेक्ट्रिक वाहनों पे स्विच करें। और जो दूसरा विषय है आओ उठो अब फर्ज निभाएं, देश के लिए ऊर्जा बचाएं। तो किसी भी टॉपिक में, ग्रुप A के जो 2 टॉपिक है उसमें किसी एक टॉपिक पे बच्चे पेंटिंग बना सकते हैं, और ग्रुप में भी जो 2 टॉपिक है उसमें से किसी एक विषय पर वो पेंटिंग बना सकते हैं। हमारे माध्यम से तो ये बात लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन विद्यालयों से भी आपने संपर्क किया? हमारे पास डेटाबेस है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी बोर्ड हैं, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड और भी जितने स्कूल के बोर्ड्स हैं, उनके हेड
से मिलते हैं, उनसे हम सभी स्कूल्स की लिस्ट लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, मेल लेते हैं। ये पिछले 1 महीने से हम इस प्रक्रिया को ऑलरेडी कर रहे हैं और हम एज अ नोडल ऑफिसर अपने मेल आईडी से सबको पूरी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। और अभी हमारे पास ऑलरेडी करीब 200-300 स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, विच इज़ अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमें ऐसी उम्मीद है कि अभी जैसे जैसे ये बात सब जगह पहुँचेगी और इसका एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी THDC पब्लिश करता है, जो 1 या 2 दिनों में अभी पब्लिश हो जाएगा। तो हमने सभी को मेल किया है, मेल के माध्यम से जोड़ा है, हमने कांटेक्ट किया है, हमने जगह जगह पे होर्डिंग्स भी लगाई हैं, हमारे जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनमें भी हमने इसको प्रसारित किया है और आज हम प्रसार भारती के माध्यम से भी हम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे आप? अभिभावकों से तो सबसे पहली मेरी गुजारिश ये है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको आप कभी मरने ना दें। भले ही आपके पास किसी भी तरीके के संसाधनों की कमी हो, थोड़े बहुत संसाधन हो, पेंसिल है या सिर्फ पेन ही है, उसी के माध्यम से आप उन्हें चित्रकला प्रतियोगिता में जोड़ने का अवसर दें। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा, यदि उनकी स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो वो पोर्टल पे जाके इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और जो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशंस होंगे वो THDC में आके पेंटिंग कंपटीशन में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका जो पोर्टल का नाम है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये है BEE-studentsawards.in। ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और ये हमारे एडवर्टीजमेंट्स में भी रहेगा। स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो इसी पोर्टल पे जाएंगे और अपने स्कूल को रजिस्टर करेंगे। एक बार पुनः बता दें। जो पोर्टल है वो है BEE-studentsawards.in। आप BE पेंटिंग कंपटीशन भी डालेंगे गूगल में तो ये पहले ही पोर्टल ही आएगा आपको, और स्कूल का और इंडिविजुअल का जो रजिस्ट्रेशन है इस पोर्टल को खोल के रजिस्टर वाले कॉलम पे जाके और रजिस्ट्रेशन करना है। यदि किसी को किसी भी तरीके की समस्या आती है तो आप THDC इंडिया लिमिटेड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस विषय पर। ये तो बच्चों को जागरूक करने की बात हुई आशीष पाठक जी। अब हमारे श्रोताओं से बताएं कि हम कैसे ऊर्जा का संचय कर सकते हैं। आपने बताया कि बिजली का उत्पादन अपने आप में बहुत एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, उसमें संसाधनों का बहुत बड़ा प्रयोग होता है और यदि हम 1 यूनिट बिजली भी खर्च करते हैं तो कितने बूंदे पानी की भी हम व्यर्थ कर रहे होते हैं। तो आप बताएं कि किन किन बातों का खास तौर से हम ध्यान रखें ताकि हम बिजली बचा सकें। इसमें 2 विषयों पे मैं बोलना चाहूँगा संक्षिप्त में। पहला तो ये कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी तरफ हमारा रुझान आज की डिमांड है। यदि मैं हाइड्रो एनर्जी की बात करूँ या सोलर एनर्जी की बात करूँ, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस तरफ रुझान लाने के लिए, इसमें सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यदि एक घर पे यदि इंडिविजुअल एक छोटा सा सोलर पैनल भी लगा लेता है और यदि हम एक बल्ब का जो हमारा दिन का औसत खपत है उसके यदि हम सोलर पैनल से रिप्लेस कर सकते हैं तो कई मिलियन यूनिट्स हम कलेक्टिवली बचा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आजकल जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है हमारे THDC का भी, और THDC कई जगह पे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस और इस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं उसमें निरंतर कार्य कर रहा है और सहयोग भी कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ स्विच कर सकते हैं ताकि हमारा जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारी खपत है एनर्जी की वो कम हो। ऊर्जा संचय के लिए हमें छोटे छोटे स्तर पे, जैसे हम यदि घर से बाहर जा रहे हैं तो हम स्विच को बंद कर दें, हम अपना मोबाइल की स्क्रीन टाइम को भी यदि कम करते हैं सपोज, तो उससे भी हमारी काफ़ी एनर्जी बचती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम चार्जिंग लगा के छोड़ देते हैं मोबाइल। जनरली हम लोगों की आदत होती है कि हम रात भर मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं, तो उससे भी हमारा कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा है। मोबाइल भी ख़राब होता है, एनर्जी भी लॉस होती है। तो दिस इज़ अ लूज लूज सिचुएशन। तो इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है। जैसे हम ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो हम अपनी गाड़ी का इग्निशन बंद कर दें, हम अननेसेसरी हॉर्न की हॉन्किंग ना करें, इनसे भी ऊर्जा का संचय होता है। हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स को जितना कम इस्तेमाल करें, सिर्फ यूज़ के लिए इस्तेमाल करें। खासकर आजकल बच्चों में ये देखा जाता है कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं। जैसे मोबाइल पे गेम खेलने की जगह यदि हम आउटडोर गेमिंग करें तो उससे हमारा ऊर्जा भी बचता है और हमारी हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ता है, आँखों पे स्ट्रेस कम पड़ता है। तो हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स का सिर्फ समुचित यूज़ करें, जो हमें लगता है कि हाँ इसका यूज़ किया जाना है वही करें, अननेसेसरी यूज़ ना करें। पंखे की स्विच बंद कर दें, अननेसेसरी ना चलाएं। और गृहिणियाँ भी घर पे ध्यान दे सकती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है हम गैस का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या हम इस तरीके के सोर्सेज की तरफ जाएं जो इलेक्ट्रिक बेस्ड हैं, तो वो फिर भी ज़्यादा हमें नवीकरणीय एंड पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेज की तरफ लेके जाता है। अब जैसे सर्दियों का मौसम आरंभ हो रहा है तो गीज़र का प्रयोग ज़्यादा होता है। जी सर। उसमें भी बिजली शायद सर्वाधिक इस्तेमाल होती है। सर्वाधिक इस्तेमाल होती है और उसमें ऐसा होता है कि हमें जैसे नहाने जाना है, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ और ये सबके साथ ही होता है। हम क्या करते हैं, गीज़र चालू करके रख देते हैं 1 घंटे पहले, जबकि इतनी ज़रूरत ही नहीं होती है।
फिर वो पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर हम उसको ठंडा करने के लिए उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, तो वो हमारा वेस्ट ऑफ एनर्जी, टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी है, मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। सर्दियों का मौसम है, हम क्या करते हैं कि उत्तराखंड में काफ़ी सर्दी पड़ती है, तो लोग यहाँ पे जनरली हीटर यूज़ करते हैं, जो रूम हीटर्स होते हैं, रात भर हम उनको लगा के चल देते हैं और सो जाते हैं, जबकि उतनी ज़रूरत नहीं होती और वो रिस्की भी होता है। कई बार ज़्यादा देर तक हीटर लगा के रखना वो हमारी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स भी लाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है और छोटे छोटे एफर्ट्स ही बड़ा रिजल्ट लाते हैं। दूसरी बात है हमें अवेयर करना। कई बार वर्ड जो पब्लिसिटी होती है, वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, हम किसी समाज में रहते हैं और किसी बात को यदि हम बार बार लोगों को कहते हैं तो दिमाग में बस जाती है। तो हमें लोगों को कम्युनिकेट करना, अवेयर करना, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है जो हर इंडिविजुअल कर सकता है। आशीष पाठक जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी THDC के बारे में और ऊर्जा संचय के बारे में और जो चित्रकला का कंपटीशन आप कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।